12 अक्टूबर 2024 रात 9 बजे बैंड्रा ईस्ट मुंबई। गली मोहल्ले में धूम मची हुई थी क्योंकि देवी दुर्गा की विसर्जन यात्रा वहां से गुजर रही थी। भीड़ के नाच गाने की मस्ती के बीच पटाखों का शोर लगातार आसमान में गूंज रहा था। पास की गली में अपने बेटे के ऑफिस में विराजमान कांग्रेस से एनसीपी में छलांग लगाने वाले नेता बाबा सिद्दीकी एक नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। 30 मिनट बाद सिद्दीकी बाहर निकले, साथ में उनका ड्राइवर और एक कांस्टेबल था जो उनकी सुरक्षा में तैनात था, और वो चलने लगे अपनी गाड़ी की ओर जो हमेशा की तरह कुछ 200 मीटर की दूरी पर पार्क की गई थी। ये उनकी पुरानी आदत थी क्योंकि उस दूरी को तय करते हुए उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से मिलने और अपने समर्थकों के बीच अपनी मौजूदगी दिखाने का मौका मिलता था। लेकिन त्योहार की मस्त भीड़ का फायदा उठाते हुए पास के ऑटो रिक्शा में 3 लौंडे चिपकर उनका इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के चेहरे रुमाल से ढके हुए थे और कुछ भारी चीजों से भरे बैग को उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ था। फूटते पटाखे, त्योहारों की भीड़ और सिर्फ एक कांस्टेबल की सुरक्षा, इसी सही मौके का फायदा उठाते हुए वे बाहर निकल पड़े। जैसे ही सिद्दीकी अपनी गाड़ी तक पहुंचकर दरवाजा खोलने ही वाले थे कि वो तीनों अजनबी लौंडे जो सिद्दीकी से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर पहुंच चुके थे और वे तुरंत काम पर लग गए। एक ने पेपर स्प्रे निकाला सिद्दीकी को चौंकाने के लिए, लेकिन उसी वक्त उसका एक साथी घबरा गया। उसने फौरन 9mm तुर्की पिस्तौल निकाली और बिना सोचे समझे सिद्दीकी पर 6 गोलियां दाग दी। 4 गोलियां निशाने से चूक गई, 3 गाड़ी पर लगी और एक गोली पास खड़े एक आदमी के पैरों में जा लगी। लेकिन बची 2 गोलियां बिल्कुल निशाने पर लगी, सिद्दीकी के सीने को फाड़ते हुए। जाने माने राजनेता जमीन पर गिरे पड़े थे, बड़बड़ाते हुए, मुझे गोली लगी है, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल जो उन्हें बचाने के लिए वहाँ था, इस पूरे हंगामे से दंग रह गया। लेकिन इससे पहले कोई कुछ कदम उठाता, वो पहले वाले लड़के ने कांस्टेबल की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे वो तड़पते हुए दर्द में चिल्लाने लगा। और पटाखों की आवाजों के बीच जो गोलीबारी की आवाज को पूरी तरह से ढक चुकी थी, इसका फायदा उठाकर तीनों शूटर भीड़ में घुल मिल गए, जबकि लोग त्योहार की धूमधाम में खोए हुए थे इस घटना से बिल्कुल अनजान। एक तरफ जहां उसका ड्राइवर सिद्दीकी को संभाल रहा था, वहीं दूसरी ओर उसका बौखलाया हुआ कांस्टेबल खुद को संभालते हुए नजदीकी पुलिस थाने को खबर कर रहा था। कंट्रोल रूम, 3 हमलावर, बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है। कुछ मिनटों में ही सही पास के थानों से 10 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। हालांकि इस समय तक अपराधी अपने कपड़े बदल चुके थे और काफी दूर भाग निकले थे। उनमें से एक शूटर इतना हरामी था कि अपनी शर्ट बदलने के बाद वो सिद्दीकी की बॉडी देखने वापस आया। अजीब बात तो ये थी कि पीछा कर रही पुलिस ने उसी शूटर से मदद मांग ली। 3 शूटर यहाँ से भागते हुए देखे क्या? शूटर? नहीं तो। लेकिन फिर दूसरे शख्स ने मदद की। हाँ सर, किसी मोबाइल चोर को बच्चों के पार्क की ओर भागते हुए देखा था, वहाँ उस तरफ। पार्क के अंधेरे में पुलिस ने शूटर को कटीले तारों की दीवार लांघने की कोशिश करते हुए देखा और उसे तुरंत पकड़ लिया। भागता कहाँ है साले? एक और जो झाड़ियों में छिपा हुआ था, एक डरपोक लौंडा, उसने अपनी बंदूक फेंककर खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसकी बंदूकें जब्त कर ली और घटना स्थल के पास एक काले बैग से एक और पिस्तौल और 2 आधार कार्ड बरामद किए, जिनमें तस्वीर एक ही थी लेकिन नाम अलग थे। लेकिन तीसरा शूटर जो भीड़ में घुल गया था, इतना खूंखार था कि वो लीलावती अस्पताल तक पहुंच गया, जहां बाबा को भर्ती कराया गया था, शायद ये देखने के लिए कि उनका मिशन पूरा हुआ या नहीं, जिसकी पुष्टि उस रात टीवी चैनलों पर कर दी गई थी और घटना ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। मतलब पहले सलमान खान पर फायरिंग और अब ये, जिसने मुंबई वासियों को 80 और 90 के दशक वाले गैंग वॉरों की याद दिला दी जो इसी तरह अक्सर हुआ करते थे। ये घटना मुंबई पुलिस के भौकाल पर गहरी चोट थी और सिद्दीकी की प्रोफाइल देखते हुए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 15 टीमें बनाई और दोनों शूटरों से जमकर पूछताछ की, जिससे पता चला कि वो मुंबई के बाहर से आए थे, हरियाणा, यूपी। इसके अलावा तीसरे फरार शूटर का भी पर्दाफाश हुआ, जो यूपी का रहने वाला था और अक्सर इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर बनने की पोस्ट डालता रहता था। यार तेरा गैंगस्टर है जानी, शरीफ तो बाप है, हम नहीं। लेकिन अगले दिन एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में एक शुभम उर्फ शुभू लोंकर ने खुलेआम जिम्मेदारी ली, जो भी सलमान और दाऊद से रिश्ता रखेगा हम उसे खत्म कर देंगे। जो सलमान और दाऊद का दोस्त है उन्हें अपना हिसाब चुकता करना होगा। ये सीधा सीधा इशारा था सिद्दीकी के बॉलीवुड के भाई के साथ बेहद अच्छे संबंधों का। पर सलमान खान से आजकल पंगा कौन ले रहा है? जाहिर तौर पर बदनाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इस साल अप्रैल में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर धमकी वाली फायरिंग के बाद सिद्दीकी की हत्या, जो कि एक और खतरनाक संदेश देती है, जो है मुंबई के ऊपर अपनी गैंगस्टर वाली सत्ता स्थापित करने की कोशिश। और शायद ये सलमान फायरिंग केस में पुलिस कस्टडी में उनके शूटरों की आत्महत्या का बदला लेना भी हो।
थोड़ा रुक जाइए, यहाँ गौर फरमाइए। सलमान वाले मामले में जहां लॉरेंस के कजिन अनमोल बिश्नोई ने सीधे जिम्मेदारी ली थी, वहीं इस बार किसी मामूली मोहरे ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जबकि बिश्नोई का मुख्य नेतृत्व चुप रहा। क्या ये रणनीति बदले का इशारा है? क्या पकड़ा होगा? क्या ये बिश्नोई का काम था या किसी और का? ये हमला कैसे प्लान किया गया? सिद्दीकी कौन था और वो जरूरी क्यों है? पर दोस्तों, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन थोड़ा दबा दीजिए, फिर आराम से बैठकर पूरा वीडियो देखिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए, 1964 तो कई लोगों की तरह 5 साल के जियाउद्दीन उर्फ बाबा सिद्दीकी और उनका परिवार भी पटना से मुंबई आए थे। अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में कॉलेज में सिद्दीकी कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे। शुरुआत से उन्हें दिलदार और नरम दिल का माना जाता था, जो रमजान के महीने में लोगों को राशन बांटते थे। हालांकि बाबा की जिंदगी तब बदली जब कांग्रेस के सांसद सुनील दत्त ने 1980 के दशक में उनके समाज सेवा के काम से प्रभावित होकर उन्हें अपनी छत्र छाया में ले लिया, जिससे उन्हें मुंबई के दिग्गज कांग्रेस नेताओं के साथ संपर्क बनाने में मदद मिली। उन्होंने बैंड्रा जैसे पॉश इलाकों पर शान से राज किया, पहले BMC कॉर्पोरेटर के रूप में और फिर 3 बार लगातार बैंड्रा पश्चिम के विधायक के रूप में। लेकिन उनके आर्थिक हालातों में 4 चांद तो तब लगे जब वो महाराष्ट्र की हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा के अध्यक्ष बने और HDIL के वधावन भाई, जो जेल में कैद है, उनसे करीबी रिश्ते बनाए, जिन्होंने कई स्लम रिहैब प्रोजेक्ट्स में बाबा से मदद ली, जो कि बहुतों को रिश्वतखोरी लगता था। ये भी सुनने में आता है कि बाबा अपने बैंड्रा क्षेत्र में सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर पैनी नजर रखते थे और बिना उनकी मंजूरी के कुछ भी नहीं बन सकता था। जैसे एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है, कहा जाता है ये उनकी सहमति के बिना बिल्कुल असंभव था। कुछ साल पहले बाबा ने अपनी खुद की रियल एस्टेट फर्म भी शुरू की, जो कि 15,000 करोड़ रुपए यानी 2 अरब डॉलर की कीमत तक पहुंच गई। दिलदार बाबा अपनी शानदार इफ्तार महफिलों के लिए भी जाने जाते थे, जिनमें बॉलीवुड के कई A-लिस्टेड सितारे आते रहते थे, जिनसे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। क्या आपको पिछले दशक शाहरुख और सलमान के बीच चल रहे 5 साल का कोल्ड वॉर याद है? वो ऐसी ही कोई पार्टी थी जहां बाबा की ही जादुई शक्तियों के कारण करण अर्जुन भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और रिश्तों की खटास को खत्म किया। इसके बाद बाबा ने सुनील दत्त के प्यार को भी सज्जनता से लौटाते हुए उनके बेटे संजू बाबा के आर्म्स एक्ट से जुड़े सभी कानूनी झमेलों में हर कदम पर उनका सहारा बने और सलमान के खिलाफ कथित हिट एंड रन केस के बाद भी उन्होंने उसका साथ दिया, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सलमान को शरण दी और साथ ही कानूनी मदद भी दी। तो क्या सिद्दीकी की बॉलीवुड और भाई के साथ दोस्ती उन्हें भारी पड़ी, जिससे वो बिश्नोई का आसान निशाना बन गए? आइए देखते हैं। जैसे ही मुंबई पुलिस शुभम लोंकर को अपने अपराधी रिकॉर्ड्स में तलाशने लगी, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि लोंकर जनवरी से पहले से जेल में बंद था, अवैध हथियार रखने और सलमान शूटिंग मामले में। लेकिन फिर ये क्या, पुलिस की खुशियां यूं उदासी में क्यों बदल गई जब उन्हें पता चला कि सितंबर में उनकी जमानत हो गई थी, जिसके बाद वो गायब हो गया था। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और शुभम के फेसबुक अकाउंट को ट्रैक करते हुए बड़ी मेहनत से उस अकाउंट के असली संचालक को खोज निकाला। प्रवीण लोंकर, शुभम का भाई, जिसे तुरंत गिरफ्तार किया गया और उसने साजिश के सारे राज उगल दिए। वो साजिश जो जून में पुणे के एक रद्दी खाने में बनाई गई थी, जहाँ प्रवीण ने 3 नौसिखिए शूटरों को निर्देश दिए, खर्चे के लिए 50,000 और 60,000 बाइक खरीदने गए और उन्हें बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान की तस्वीरें दिखाई। दोनों को उड़ाने का क्या, या कम से कम एक को तो उड़ा ही देना। साथ ही उनको चेतावनी भी दी और कोई भी SMS नहीं, ना ही WhatsApp, समझे? उन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट यूज किया, क्योंकि वहाँ हर मैसेज एक बार पढ़ने के बाद गायब किया जा सकता है, जिससे उसे ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता है। पुणे से निकलकर फिर तीनों शूटर मुंबई के पूर्वी उपनगर कुर्ला में एक घटिया से फ्लैट में रहने लगे। कई दिनों तक एक हाल ही में खरीदी गई सेकंड हैंड बाइक पर तीनों ने सिद्दीकी के जाने पहचाने स्थानों पर गेड़ियां मारी और उनकी हर प्रतिक्रिया पर नजर रखी। फिर कुछ और खिलाड़ी मैदान में आए, इस बार उदयपुर से, अपने साथ असली हथियार लेकर 3 पिस्तौल और 65 गोलियां। ये मंजे हुए शूटर नहीं थे और इन खराब शूटरों ने YouTube वीडियो देखकर खाली मैगजीन के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस की। शायद इसी वजह से 9 से के शूटर घबरा गए और प्लान के मुताबिक गोली नहीं चला सके। इतने नजदीक से भी 4 शॉट चूक गए। ये लोग इससे पहले सिद्दीकी को मारने की 10 कोशिशें कर चुके थे, लेकिन हर बार चूक गए। कभी उनके समर्थक सामने आ गए और कभी सिद्दीकी ही मौके पर नहीं पहुंचे। मगर 11वीं बार वो त्योहार के शोर शराबे और सिद्दीकी के इर्द गिर्द कम लोग होने के कारण कामयाब हो गए। पूछताछ और खुफिया जानकारी से पुलिस ने जयपुर के बंदूक धावकों को उनके नवी मुंबई ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया, जिससे और भी काले रहस्यों का खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि वो एक लोकल नितिन सप्रे के डोंबिवली गैंग से जुड़े थे, जिन्हें मिशन पहले दिया गया था, लेकिन वो इससे डर गए थे। ए भाई, बहुत बड़ा आदमी सिद्दीकी, खतरनाक काम है बॉस, हमसे नहीं होगा, जाओ।
तीसरे शूटर की गिरफ्तारी नेपाल सीमा के पास उत्तर प्रदेश के बहराइच से सांप्रदायिक तनाव के बीच में हुई। इससे साजिश के मास्टरमाइंड की पहचान सामने आई, जो कि था पंजाब का अपराधी ज़ीशान अख्तर, जिसे शायद बिश्नोई के किसी आदमी ने पटियाला सेंट्रल जेल में एक सुपारी दी होगी। बड़ा मिशन है, इनको टपकाने का है। लेकिन फिर से सिस्टम की लापरवाही के कारण जैसे शुभम लूंकर भागा, वैसे ही ज़ीशान भी जून 2024 में जेल से जमानत मिलने के बाद फरार हो गया और आज भी वो गायब है जैसे रात के अंधेरे में छिपा कोई सांप। लेकिन क्या ये सब सिर्फ मुद्दे को भटकाने वाली बातें हैं? क्या सिद्दीकी की हत्या का असली कारण बिल्डर माफिया से लड़ाई हो सकती है? क्योंकि इसी साल की शुरुआत में सिद्दीकी और उनके बेटे ज़ीशान ने बीकेसी जैसे पॉश इलाके में 2 स्लम रिहैब प्रोजेक्ट्स के खिलाफ विरोध किया था और उन्होंने कथित तौर पर एक पेम्पलेट बांटा था जिसमें उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की थी कि वे एक खास बिल्डर के साथ एग्रीमेंट ना करें। तो क्या ये हो सकता है कि किसी बिल्डर माफिया ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये काम सौंपा हो और इसका सलमान से कोई लेना देना ना हो? अब जबकि अनमोल बिश्नोई को सैक्रामेंटो यूएस में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या हमें इसके पीछे की असली सच्चाई का पता चल सकता है? बिस्बो की शायरी, बाबा सिद्दीकी की हुई हत्या बीच बाजार, बिस्बो चैनल ढूंढता हत्यारों के तार। क्या ये सारा खेल है बिश्नोई का काम या कारण कुछ और है और अलग कुछ नाम?